हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट इंडिया। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में कंपनी की बात करेंगे जिसका नाम है याशो इंडस्ट्रीज। तो याशो इंडस्ट्रीज एक फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जिसको स्टार्ट किया था मिस्टर विनोद जावेरी जी ने इन द ईयर 1985। कंपनी के 5 बिजनेस सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर कंपनी अपने 148 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो कौन कौन से हैं 5 बिजनेस सेगमेंट्स? फर्स्ट इज फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, सेकंड इज लुब्रिकेंट एडिटिव्स, थर्ड इज रबर केमिकल्स, फोर्थ इज अरोमा केमिकल्स एंड फिफ्थ इज स्पेशलिटी केमिकल्स। कंपनी के एंड यूजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एंड यूजर इंडस्ट्रीज? सो एंड यूजर इंडस्ट्रीज इज वेरी सिंपल थिंग। जैसे कंपनी है, जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं, जिसको कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है, वो क्लाइंट्स किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, दैट इज एंड यूजर इंडस्ट्री। तो कंपनी के एंड यूजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज एक्रिलिक्स इंडस्ट्री, सेकंड इज ग्लव्स इंडस्ट्री, थर्ड इज ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड लास्ट इज फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस इंडस्ट्री। एंड कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें कन्विक्शन बिल्ड करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज अगर अच्छे रिटर्न्स देती भी हैं तो फिर लॉस भी काफी दे सकती हैं, 30, 40, 50% डाउन हो सकती है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को उसमें काफी नुकसान हो सकता है। बट टू बिल्ड कन्विक्शन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हर किसी को पता होनी चाहिए कि इसमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं आशीष कचोलिया जी, जिनकी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर कंपनी में, अराउंड 2.6%। एंड आशीष कचोलिया सेम पर्सन है जिन्हें नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला कहा जाता है, जिन्होंने काफी लंबी गेम खेली है स्टॉक मार्केट में। ही स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 1 CR एंड अभी उनकी जो नेटवर्थ है वो अराउंड 1800 करोड़ के जो सिर्फ स्टॉक मार्केट से है। तो उन्होंने 2.6% स्टेक लगाया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि उनका काफी अच्छा कन्विक्शन है स्टॉक में। एंड उन्हीं के कन्विक्शन के बेसिस पे कोई रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। ऑल्सो कंपनी का जो मेजर पार्ट है रेवेन्यू का, दैट इज एक्सपोर्ट्स। तो कितना है वो 64% जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट्स करती है, एंड जो रिमेनिंग 36% है कंपनी का डोमेस्टिकली कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करती है। इस स्लाइड में हम जैसा देख सकते हैं कि कंपनी के हर बिजनेस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को। तो क्लियरली जो रबर केमिकल्स हैं एंड स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, ये दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है कंपनी के रेवेन्यू को। स्पेशलिटी केमिकल्स कंट्रीब्यूट अराउंड 25% एंड रबर केमिकल्स जो है 35% करता है। बाकी अरोमा केमिकल्स एंड फूड एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 13% एंड लुब्रिकेंट एडिटिव्स अराउंड 14%। तो अगेन रबर केमिकल्स एंड जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, दीज आर द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द कंपनी। ऑल्सो जो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट है, जो लुब्रिकेंट एडिटिव सेगमेंट्स है, ये कंपनी के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं, जिससे कंपनी की आगे फ्यूचर में ग्रोथ आने वाली है। तो यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड कंपनी को दिख रही है इन दो सेगमेंट्स में। इस स्लाइड में कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप दिया हुआ है दो तरीके से। फर्स्ट इज सेगमेंट वाइज एंड सेकंड इज ज्योग्राफी वाइज, रीजन वाइज। तो बेसिकली जो लास्ट स्लाइड थी उसमें भी हमने सेगमेंट वाइज रेवेन्यू बताया था, कंपनी का ब्रेकअप बताया था। बट इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 22 में क्या चेंज आया है कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप में, बोथ सेगमेंट वाइज एंड रीजन वाइज। तो डेफिनेटली हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि लुब्रिकेंट एडिटिव्स जो है और जो स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस सेगमेंट है, यहाँ से कंपनी की फास्टेस्ट ग्रोथ आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो इनका रेवेन्यू शेयर है ओवरऑल रेवेन्यू में कंपनी के, वो इंक्रीज हुआ है। एंड सेम वे रीजन वाइज रेवेन्यू जो है कंपनी का, जो रेवेन्यू है यूएस से काफी ज्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 21 एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी थोड़ा रेवेन्यू बढ़ा है। बट मेजर जो इंडिया जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है वो यूएस से बढ़ा है। यूएस से बिजनेस की डिमांड काफी ज्यादा आ रही है कंपनी को। नाउ वी विल डिस्कस कंपनी ईच बिजनेस सेगमेंट में क्या क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, ताकि हमें थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो कि कंपनी के क्या बिजनेस ऑपरेशन है, कंपनी क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, एंड जो इसके एंड यूजर्स कंपनी के जो केमिकल्स के एप्लीकेशन है वो किन किन इंडस्ट्रीज में है। सो फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट वी लाइक टू डिस्कस इज अरोमा केमिकल बिजनेस सेगमेंट। सो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो कंपनी है वो मार्केट लीडर है क्लव ऑयल और उसके डेरिवेटिव्स में। व्हाट डू मीन बाय क्लव ऑयल? क्लव ऑयल इज लौंग का तेल। सो जो लौंग है वो नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली राइस के साथ बहुत ज्यादा कंज्यूम करी जाती है। जो इंडियन मदर्स है राइस में काफी ज्यादा लौंग डालती है, और भी काफी सारी जो फूड आइटम्स है नॉर्थ इंडिया में उसमें लौंग जो है लौंग का यूसेज होता है। तो उसी लौंग का जो ऑयल जो निकालते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और इस पर्टिकुलर ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनी है वो मार्केट लीडर है। इसके अलावा कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में फैटी एस्टर ऑयल्स बनाती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल अरोमा ऑयल्स बनाती है। तो इन पर्टिकुलर केमिकल्स का जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट स्लाइड में। बट इन पर्टिकुलर केमिकल्स की जो एंड यूजर प्रोडक्ट्स है वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इन केमिकल्स का जो एक्सटेंसिवली यूज होता है वो होता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, जैसे कि कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज,
उसके अलावा इसका काफी ज्यादा यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली जो फॉर्मुलेशंस होती हैं पेन रिलीफ की, कोल्ड की या कफ की, इनकी जो फॉर्मुलेशंस होती है, मतलब कि जो इनकी दवाइयाँ बनती हैं इन पर्टिकुलर चीजों की, उसमें इस प्रोडक्ट का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, ओरल केयर में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ओरल केयर प्रिपरेशन में लाइक टूथपेस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें यूज होता है टूथपेस्ट, टूथ पाउडर या फिर माउथ वॉश हो गया, इसमें काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है कंपनी का ये प्रोडक्ट। इसके अलावा ये इंसेक्ट जो रिपेलेंट होता है उसमें भी काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं कंपनी के केमिकल्स। सेकेंड बिजनेस सेगमेंट वी वुड लाइक टू डिस्कस इज फूड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इस बिजनेस सेगमेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिजनेस सेगमेंट में कंपनी किस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। तो फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, तो जो फूड ऑक्सीडेशन जो होता है, जो फूड आइटम्स में ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय फूड ऑक्सीडेशन? तो जैसे हम सब चिप्स खाते हैं या चॉकलेट्स खाते हैं या बिस्किट्स खाते हैं, तो वो सब चीजें जो फूड आइटम्स है वो पैकेट में रैप होकर आती हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट से प्रोटेक्टेड होती हैं, तो एटमोस्फेयर में एक्सपोज नहीं हो पाती। बट जैसे ही हम वो पैकेट्स खुले छोड़ देते हैं, एटमोस्फेयर में एक्सपोज हो जाती है, तो पैकेट्स जो आइटम्स होती हैं वो सील जाती हैं या फिर उसमें से वैट स्मेल भी आने लग जाती है। तो उसे ही फूड ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि जब भी हम किसी भी फूड आइटम को जो ऑयल बेस्ड होती है मेजरली, उसको हम अगर एटमोस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं तो उसमें सीलेंट पैदा हो जाती है, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बनाए जाते हैं जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी के यांट क्यू नाम से एक ब्रांड है, वो काफी हाई क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है कंपनी इस ब्रांड के अंडर। एंड ये जो कंपनी एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं काफी ज्यादा यूज होते हैं ऑल ओवर द इंडस्ट्री। इसके अलावा इन एंटीऑक्सीडेंट्स का यूसेज पाया जाता है एनिमल फीड में और न्यूट्रास्यूटिकल्स में। थर्ड बिजनेस सेगमेंट इज रबर केमिकल्स बिजनेस सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट है कंपनी के यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, 35% तक रेवेन्यू कंपनी का यहाँ इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट से आता है। एंड कंपनी, जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी किया था कि कंपनी 148 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ओनली कंपनी 87 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी के जो टोटल प्रोडक्ट्स है उसका 60% जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में करती है। तो ये काफी बड़ा बिजनेस सेगमेंट है कंपनी के लिए और काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट है। एंड इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट में कंपनी रबर केमिकल्स बनाती है उसकी एप्लीकेशन मेजरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाई जाती है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहाँ पे ये यूज होता है, लेट्स डिस्कस दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टायर्स में यूज होता है, और उसके अलावा अदर जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं लाइक कन्वेयर बेल्ट हो गया या होसेज हो गई या सील्स हो गई, इसके अलावा और भी जितने ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं इसमें ये कंपनी ये रबर केमिकल्स प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ये जो केमिकल्स हैं नॉन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, मेजरली ग्लव्स में यूज होते हैं, बोथ टाइप्स ऑफ सर्जिकल ग्लव्स और इवन लेटेक्स ग्लव्स में भी ये बोलते केमिकल्स यूज होते हैं। इसके अलावा इवन कॉन्डम्स एंड बैलून्स में भी इसकी यूसेज पाई जाती है। नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट ऑफ द कंपनी इज लुब्रिकेंट एडिटिव्स बिजनेस सेगमेंट। तो इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी एडिटिव्स बनाती है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स बाय प्रोवाइडिंग देम क्रिटिकल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। ये जो कंपनी एडिटिव्स बनाती है इसे मार्केट किया जाता है अंडर द ब्रांड यालू। इसके अलावा इन एडिटिव्स का जो एंड यूसेज है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स में पाया जाता है, जैसे कि इंजन एंड गियर ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल्स, टर्बाइन ऑयल एंड इवन इन ग्रीजेस इन केमिकल्स का यूसेज पाया जाता है, इन एडिटिव्स का यूसेज पाया जाता है। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस कि फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है कंपनी के, कि कंपनी फ्यूचर में क्या क्या कैपेक्स कर रही है जिससे कंपनी का फर्दर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में क्या ग्रोथ आने वाली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन होती है एंड इसको एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ताकि पता चल पाए कि कंपनी एक्चुअल में फ्यूचर में कितना ग्रो करेगी भी नहीं करेगी। अगर ग्रो नहीं करेगी तो मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। तो कंपनी की जो अभी करंट कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 11,000 मेट्रिक टन पर एनम एंड कंपनी नेक्स्ट 2 ईयर्स में इस कैपेसिटी को एक्सपैंड कर देगी टू 15,500 मेट्रिक टन पर एनम। मतलब इतने से एक्सपैंड कर देगी तो टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगी कंपनी की 26,500 मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी। एंड इस एक्सपेंशन में जो कंपनी जो कैपेक्स खर्च करने वाली है वो अराउंड 350 करोड़ करने वाली है इन नेक्स्ट 2 ईयर्स टू एक्सपैंड द कैपेसिटी टू 26,500 मेट्रिक टन। और इससे जो कंपनी को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा वो अराउंड 500 to 550 करोड़ आएगा जो कंपनी की टॉप लाइन में डायरेक्टली ऐड होगा। मोर ओवर कंपनी ने इस एक्सपेंशन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 42 एकर्स की लैंड जो है एक्वायर करी है एंड उसमें से 50-55% जो लैंड है वो यूज हो जाएगी कंपनी के फर्स्ट जो फेज का जो एक्सपेंशन है 50,500 मेट्रिक टन का, उसमें 50 to 55% जो लैंड है
न्यू लैंड जो कंपनी ने एक्वायर की है वो यूटिलाइज हो जाएगी। फर्दर कंपनी जो ये एक्सपेंशन कर रही है वो सिर्फ 2 बिजनेस सेगमेंट्स में कर रही है। जो कंपनी का हमने 5 बिजनेस सेगमेंट्स प्रीवियसली डिस्कस किए थे उसमें सिर्फ 2 बिजनेस सेगमेंट्स के ही प्रोडक्ट्स में कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, जो कि है रबर केमिकल्स और लुब्रिकेंट एडिटिव्स। तो इन 2 सेगमेंट्स में कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। एंड कंपनी का जो कैपेक्स है जो अभी हमने बताया 350 करोड़ का नेक्स्ट 2 ईयर्स में, इसमें जो 240 करोड़ है वो डेट से कंपनी रेज करेगी और जो रिमेनिंग 110 करोड़ है कंपनी इंटरनल एक्रूवल से कंपनी उसके फंड्स यूटिलाइज करेगी इस एक्सपेंशन को फंड करने के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस द की फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऑफ द कंपनी की कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, कंपनी में कितनी ग्रोथ आ रही है एंड आने वाले टाइम में कंपनी में कितनी ग्रोथ आती रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री। सो कंपनी के जो लास्ट 5 ईयर्स में रेवेन्यू की CAGR ग्रोथ रही है वो अराउंड 25% रही है, जो कि काफी रोबस्ट है। अगर ऐसी ग्रोथ हमें अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट में भी देखने को मिल जाती है तो काफी अच्छी मानी जाती है, बट रेवेन्यू में 25% ग्रोथ आना इट्स हाईली कमेंडेबल। ऑल्सो ये कंपनी स्मॉल कैप है तो इस वजह से कंपनी इतना फास्ट ग्रो कर पा रही है। अगर कोई लार्ज कैप कंपनी होती तो इसलिए इतना ईजी नहीं होता इतना फास्ट ग्रो करना। तो ये काफी फास्ट ग्रो करके कंपनी इट्स अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है फ्रॉम 254 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 18 से अब जाके 724 करोड़ हो गया इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 3 टाइम्स हो गया इन लास्ट 5 ईयर्स। तो काफी मैसिव ग्रोथ है ये। एबिटा जो है कंपनी का 35% ग्रो किया लास्ट 3 ईयर्स में फ्रॉम 31 करोड़ टू 103 करोड़। पैट जो ग्रो किया वो 39% किया है फ्रॉम 8 करोड़ टू 52 करोड़। सो बेसिकली कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ के साथ साथ कंपनी के मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं ड्यू टू ऑपरेटिंग लिवरेज, तभी कंपनी का जो पैट ग्रोथ है वो हायर है रेवेन्यू ग्रोथ से। इसके अलावा कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है ओवरऑल रेवेन्यू में। कंपनी के जो एक्सपोर्ट्स थे अर्लियर 56% थे टोटल रेवेन्यू का जो पार्ट थे इन फाइनेंशियल ईयर 18, जो अब 64% तक इंक्रीज हो गए हैं। तो इसका जो मेन रीजन ये है कि कंपनी की जो कैपेसिटीज है कंपनी डोमेस्टिक बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर रही थी, अब कंपनी वो सेम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है क्योंकि वहां पे जो कंपनी को मार्जिन मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। कंपनी काफी अच्छे दामों पे बाहर एक्सपोर्ट कर पाई है, इसलिए कंपनी के एक्सपोर्ट जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, ओवरऑल रेवेन्यू पाए गए। इसके अलावा जो कंपनी का सेल्स वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है लास्ट 5 ईयर्स। इन फाइनेंशियल ईयर 18 वो अराउंड 5000 मेट्रिक टन पर एनम था, जो अब इंक्रीज कर गया टू 11,000 मेट्रिक टन पर एनम इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो कंपनी का वॉल्यूम से काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का जो एबिटा पर टन है, बेसिकली जो कंपनी का मार्जिन है पर टन कितना कंपनी एबिटा कमा रही है, वो भी मटेरियली इंक्रीज किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 18 में अराउंड 54,000 करोड़ था, अब फाइनेंशियल ईयर 22 में इट्स अराउंड 84,000 करोड़। तो कंपनी के मार्जिन ही काफी फास्ट एक्सपैंड कर रहे हैं एंड इसका मेजर रीजन यही है कि कंपनी जो है हायर वैल्यू एडेड केमिकल्स में शिफ्ट कर रही है जहाँ पे हायर मार्जिन हैं। तो इससे कंपनी के जो मार्जिन है काफी एक्सपैंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो अदर की फाइनेंशियल मेट्रिक्स होते हैं जैसे रिटर्न रेशियो होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी कंपनी की कंटिन्यूसली इंप्रूव होती जा रही है एंड इसका मेजर रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी के जो मार्जिन हैं वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड होते जा रहे हैं। तो कंपनी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है एज ऑन टुडे इज अराउंड 24% और जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है इज अराउंड 30%। तो ये काफी हाई रिटर्न रेशियोज है। इससे पता चलता है कि कंपनी हैज सर्टेन काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज, तो तभी इतनी रिटर्न रेशियोज हाई होती हैं। इसके अलावा जो कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब कंपनी जो है अपनी जो कैश फ्लोज अर्न कर रही है उससे कंटिन्यूसली डेट रीपे कर रही है एंड करंटली कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है अराउंड 0.9, जो कि 5 years बैक वॉज अराउंड 3.8। तो काफी ड्रास्टिक रिडक्शन आया है कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो में एंड इससे पता चलता है कि कंपनी का ईच एंड एवरी फंडामेंटल हर दिन के साथ स्ट्रांग होता जा रहा है एंड कंपनी की ग्रोथ तो आ ही रही है। तो इट्स अ जेम ऑफ अ कंपनी एंड कंपनी का जो साइज है अभी भी काफी बड़ा नहीं है, अभी भी छोटी साइज की कंपनी है इतना ज्यादा ग्रो करने के बाद भी। तो इट्स मस्ट स्टडी कंपनी, हर किसी को इसको पढ़ना चाहिए एक बार। इसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, काफी एक बड़ा इन्वेस्टर है जिसने अपना मनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर किसी को देखनी चाहिए। इसके अलावा जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है कंपनी का, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एसेट टर्नओवर? तो जो कंपनी कैपेक्स करती है, जैसे 100 करोड़ का कैपेक्स किया कंपनी ने, तो उस पर कितना टर्नओवर कंपनी का आएगा, दैट इज बेसिकली फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। इसको हम शॉर्ट में एसेट टर्न्स भी बोल देते हैं। तो ये कंपनी का प्रिटी मच स्टेबल है अराउंड 4 times। तो ये भी काफी अच्छी बात है कि ये फिक्स्ड एसेट टर्नओवर जो कंपनी का है काफी स्टेबल है। इसका मतलब है कि कंपनी कल को कैपेक्स कर रही है, जो भी कंपनी कर भी रही है, तो काफी कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू वहां से मिलने की पूरी उम्मीद है।
एंड कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो भी काफी रिड्यूस हो गए हैं फ्रॉम अर्लियर फाइनेंशियल ईयर 18 में वॉज अराउंड 164 डेज, तो अभी जो है वो 98 डेज के राउंड है जो कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज है, तो मैसिव रिडक्शन आया है। एंड इससे पता चलता है कि जो मैनेजमेंट कितनी कैपेबल है कि वो अपने ऑपरेशंस इतने इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं कि दे हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल डेज, एंड इससे कंपनी को एडिशनल काफी बेनिफिट्स होते हैं अगर कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी रिड्यूस कर देती है तो। सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्लाइंटेल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के पास काफी रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं, जिसमें मेजरली जो कंपनी की क्लाइंट्स हैं वो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में इंडिया के, एंड कंपनी जो अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है वो 3 इंडस्ट्रीज को मेजरली करती है इंडिया में, जो कि है FMCG इंडस्ट्री, ऑयल मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड इसके अलावा टायर इंडस्ट्री। तो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन से फ्यू प्लेयर्स हैं जिसको कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है जो काफी बड़ी कंपनीज है इंडिया में इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में। तो टायर इंडस्ट्री में कंपनी अपने प्रोडक्ट जो सप्लाई करती है वो सेट टायर्स को करती है, MRF को करती है और अपोलो टायर्स को करती है। FMCG इंडस्ट्री में कंपनी जो अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है वो डाबर को करती है, अडानी विलमार को करती है और कोलगेट को करती है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिसको अपने कंपनी प्रोडक्ट्स अपने सप्लाई करती है वो इंडियन ऑयल है और HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसके अलावा जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फॉर्म करते हैं मेजर पार्ट कंपनी के रेवेन्यू का। तो लेट्स डिस्कस और नेम फ्यू इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज वेल। तो फ्यू इंटरनेशनल क्लाइंट्स कौन कौन से हैं कंपनी के? एक तो कंपनी का जो मेजर क्लाइंट है वो हंट्समैन है, कॉन्टिनेंटल एक क्लाइंट है और केमिन जो कंपनी है वो भी कंपनी का मेजर क्लाइंट है। So this is all about clientele of the company. Now let's discuss the major antithesis pointers of this company. क्योंकि हर इन्वेस्टर को बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी उसके एंटीथीसिस पॉइंटर्स पता होने चाहिए और उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इसमें इन्वेस्ट करके चलता है इस पर्टिकुलर कंपनी में और यहाँ से कोई एंटीथीसिस पॉइंटर हिट हो जाता है इस कंपनी का तो स्टॉक प्राइस इजीली 40-50% कोलैप्स कर जाएगा। बिकॉज जब मार्जिन्स डिटोरेशन होना चालू करते हैं या फिर रेवेन्यू ग्रोथ जो कंपनी में आ रही है वो कम होना चालू करती है तो पी रेशियो तो गिरती है, साथ में अर्निंग्स भी गिरती है, तो इससे डबल वैमी हो जाती है, तो स्टॉक प्राइस लिटरली क्रैश कर जाता है। तो फर्स्ट जो एंटीथीसिस पॉइंटर है हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है मार्जिन डिटोरेशन बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन काफी हाई है बिकॉज ऑफ सेंट्रल जो बैंक है उनकी बैड पॉलिसीज की वजह से। तो यूएस में मैसिव करेंसी प्रिंटिंग हुई है, उस वजह से काफी हाई इन्फ्लेशन है बोथ यूएस में भी और यूरोप में भी जो मेजर इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की। तो यूएस में जो इन्फ्लेशन है इज अराउंड 8-9% एंड यूरोप में भी इन्फ्लेशन जो है 7-8-9% है। और यूरोप में इन्फ्लेशन के साथ साथ और भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जो एनर्जी सप्लाईज हैं, जो यूरोप पूरा रशिया पे डिपेंडेंट था फॉर एनर्जी सप्लाईज, तो वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अब वहां से सप्लाईज नहीं आ रहे हैं और यूरोप को ऑल्टरनेटिव भी नहीं मिल रहा है उसका कुछ भी। तो विंटर्स में यूरोप को काफी प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज विदाउट एनर्जी कोई नहीं जानता वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, बिकॉज नोबडी इज एबल टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव ऑन सच अ शॉर्ट टर्म बेसिस। तो ये काफी बड़ा रीजन है कि यूरोप में जो है कोलैप्स होने की इकोनॉमी जो है कोलैप्स भी हो सकती है। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन पे, कि अब इस इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी अगर रॉ मटेरियल अपना बाहर से भी प्रोक्योर कर रही है तो कंपनी को जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो काफी हाई कॉस्ट में मिलेगा बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन रेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बट जो कंपनी के फाइनल प्रोड्यूसर है, जो कंपनी अपने क्लाइंट को सेल कर रही है, वहां पे प्राइस हाइक है उतना कंपनी को नहीं मिल पा रहा है, तो कंपनी के मार्जिन डिटोरेट होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो इससे क्या होगा, जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है फ्यूचर में वो लैग कर सकती है एज कम्पेयर टू सेल्स ग्रोथ। बिकॉज लास्ट 5 ईयर्स की अगर ग्रोथ देखी जाए तो सेल्स ग्रोथ जो रही है कंपनी की वो 25% के अराउंड रही है और पैट और इबिडिटा ग्रोथ जो कंपनी की रही है वो अराउंड 35% रही है। तो उसके हिसाब से देखते हुए तो अगर कंपनी में फ्यूचर में सेल्स ग्रोथ 20% के अराउंड भी आती है और मार्जिन डिटोरेट हो जाते हैं तो पैट ग्रोथ अराउंड 10% ही आएगी। तो इससे कंपनी के जो पी रेशियो कंपनी को मिल रहा है और जो कंपनी के फंडामेंटल्स है वो काफी हिल जाएंगे एंड कंपनी का स्टॉक प्राइस जो अभी ट्रेड कर रहा है वो काफी वहां से नीचे आ सकता है। तो ये एक बड़ा एंटीथीसिस पॉइंटर है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, रिसेशन इन यूरोप, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि यूरोप में इन्फ्लेशन इश्यूज हैं, जो एनर्जी सप्लाई है रशिया से वो नहीं आ रहा है, और भी काफी सारे इश्यूज हैं जो यूरोप है जिस मतलब जो उनकी ग्रोथ होती थी वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। यूरोप का एक एक्चुअली जो मेजर पार्ट है जर्मनी है, बिकॉज जर्मनी इज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप। तो जर्मनी है जो इतना फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है, तो रिसेशन के पूरे चांसेस है। एनर्जी सप्लाईज नहीं है, इन्फ्लेशन इतना आया है, जो आपकी जीडीपी है इतना फास्ट ग्रो नहीं कर रही है,
तो अगर रिसेशन आता है तो जो याशो इंडस्ट्रीज है उसका 22% रेवेन्यू है वो यूरोप से आता है और इवन 27% जो रेवेन्यू है यूएसए से आता है। तो कंपनी का टोटल 49 to 50% रेवेन्यू, जो कंपनी का हाफ रेवेन्यू है वो 2 ऐसी कंट्रीज से आ रहा है या ऐसे रीजन से आ रहा है जहां पे रिसेशन आने की उम्मीद है। तो जस्ट इमेजिन की सेल्स ग्रोथ कितना हैम्पर हो सकती है इस कंपनी का आने वाले टाइम में। तो ये एक मेजर एंटीथीसिस पॉइंटर है। बट उन पर्टिकुलर रीजन्स में रिसेशन आने के बाद भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी स्ट्रांग रही तो कंपनी पे इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। बट अगर उस वजह से डिमांड हैम्पर होती है तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बिल्कुल कम होने के चांसेस है। इसके अलावा जो थर्ड एंटीथीसिस पॉइंटर है इस कंपनी का वो है बिग साइज कंपटीटर्स। तो जो याशो इंडस्ट्रीज है काफी स्मॉल साइज कंपनी है और जो इसके कंपटीटर्स है काफी बड़े बड़े साइज के हैं और कंपनी जो कॉम्पिटिटिव एज अभी तक बना पाई है अगेंस्ट दिस बिग साइज कंपटीटर्स बिकॉज की वो जो प्रोडक्शन कर रही है वो अपनी डोमेस्टिकली कर रही है तो उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू बिग साइज कंपटीटर्स। इस वजह से कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, कंपनी इज एबल टू कम्पीट एंड ये उसका मेजर कम्पिटिटिव एडवांटेज है। बट अगर बिग साइज कंपटीटर्स मेजरली अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करने लग जाते हैं जिस वजह से उनकी जो कॉस्टिंग है पर प्रोडक्ट कम हो जाती है तो फिर क्या हो सकता है कि वो भी अपने जो प्राइसेस है काफी कम कर दे जिससे कि जो याशो इंडस्ट्रीज का कम्पिटिटिव एडवांटेज है ऑफ लोअर कॉस्ट वो कम खत्म हो जाएगा एंड कंपनी ऑब्वियसली इंडस्ट्री में अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन सब इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इससे कंपनी की पी रेशियो भी इम्पैक्ट होगी ऑब्वियसली क्योंकि कंपनी का जो एक फंडामेंटल था कि इतनी परसेंटेज रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है वो नहीं आएगी। तो ये एक मेजर एंटीथीसिस पॉइंटर है जो हर किसी को अपने दिमाग में होना चाहिए। दैट्स ऑल, ये हमारे एंटीथीसिस पॉइंटर्स कंप्लीट करते हैं। दीज आर द 3 बिगेस्ट एंटीथीसिस पॉइंटर्स इन आवर ओपिनियन। नाउ लेट्स डिस्कस द वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी कि किसी इन्वेस्टर को इस पर्टिकुलर लेवल पे इस करंट मार्केट प्राइस पे जो अराउंड 1700 है इस पे ये कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो हमने क्या किया है, हमने प्राइस ब्रांड्स बना लिए बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल पी रेशियो की कंपनी की जो हिस्टोरिकली पी रेशियो रही है उसके बेसिस पे प्राइस ब्रांड्स बना लिए हैं कि कौन से प्राइस ब्रांड में कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड रहेंगे, कौन से प्राइस ब्रांड में कंपनी के शेयर्स फेयरली वैल्यूड रहेंगे एंड कौन से प्राइस ब्रांड में कंपनी के शेयर्स अंडर वैल्यूड रहेंगे। तो अगर दो शेयर्स अगर कंपनी के 1076 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो वो ओवर वैल्यूड कैटेगरी में आएंगे। 807 to 176 की रेंज में अगर शेयर्स कंपनी के ट्रेड कर रहे हैं तो वो फेयरली प्राइस में आएंगे एंड बिलो अगर 807 शेयर प्राइस के अगर शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं कंपनी के तो वो अंडर वैल्यूड में आएंगे। तो राइट नाउ जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो है अराउंड 1760। तो कंपनी की जो पी रेशियो निकल के आती है वो आती है अराउंड 33 जो हमारे ओपिनियन में काफी ज्यादा हाईली ओवर वैल्यूड है। बट अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी की जो पास्ट में ग्रोथ रही है अराउंड 30-35% जो पैट ग्रोथ रही है, 20-25% जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है वही नेक्स्ट 5 ईयर्स में रहेगी या वो ही नियर फ्यूचर में या नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में रहेगी तो वन कैन इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एट अ पी रेशियो ऑफ नॉट मोर देन 25 इन आवर ओपिनियन। 24 to 25 जो होगा वो एरिया अच्छा होगा इस कंपनी को शेयर्स को एक्वायर करने के लिए बिकॉज जो मैनेजमेंट गाइडेंस है उसके हिसाब से कंपनी की अभी भी फ्यूचर में रोबस्ट ग्रोथ आती रहेगी। बट वो मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर पाती है या नहीं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि दे विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दे कैन इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी एट अ पीई ऑफ नॉट मोर देन 24 to 25। और अगर इससे कम पीई पे मिलता है तो काफी अच्छी बात है, उतने ही ज्यादा फिर इनको फ्यूचर में रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये हमारा कंप्लीट डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस था याशो इंडस्ट्रीज का जो एक स्मॉल कैप स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स कंपनी है जो बड़ी फास्ट ग्रो कर रही है एंड सबको पता है कि केमिकल इंडस्ट्री में काफी वेल्थ क्रिएट हुआ लास्ट 10 ईयर्स में एंड नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी वेल्थ क्रिएट होता रहेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है जो हर किसी को इसके बारे में पढ़ना चाहिए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड डू लेट अस नो इफ यू वांट अस टू मेक वीडियो इन एनी अदर कंपनी और एनी अदर फाइनेंस टॉपिक, विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट।